सो आप इस एनिमेशन को देखो, कितने अच्छे से इन्होंने दिखाया है कि सेल के अंदर की चीजें किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल क्यूरियस द लर्निंग माइंड्स. So today's video is about a short overview on cell and cellular organizations. So basically cellular organization क्या होता है? हम basically एक टॉप लेवल से नीचे आते आते माइक्रोस्कोपिक लेवल तक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. सच एज फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ऑर्गेनिजम्स में भी अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम देखें, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन में भी अगर और डीपली देखना चाहें, अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं. एंड देन फाइनली टिश्यूज के अंदर अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने जाएं तो अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे. इसी के इर्द गिर्द हमारा आज का डिस्कशन होने वाला है. जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या सेल्यूलर लेवल तक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, स्टार्ट होता है टॉप लेवल से, देन धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक लेवल तक हम जाएंगे. या फिर हम इसको ऑपोजिट वे में भी समझ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज मिलके एक पर्टिकुलर सेल बनाते हैं. देन वो सेल, एक सिंगल सेल खुद को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, अपना पॉपुलेशन बढ़ा के बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ सेल में डेवलप होते हैं. देन वो ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर टिश्यू को. इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं. एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. देन ऑर्गन सिस्टम मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलके एक पॉपुलेशन बनाएंगे, एक सोसाइटी बनता है. देन पूरा हमारा इकोसिस्टम बनता है. यही होते हैं सारे लेवल्स, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो. अगर हम और थोड़ा सेल से भी और थोड़ा ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने का या समझने का कोशिश करेंगे तो उसमें आ जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आएंगी? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, या सबसे माइन्यूट अगर मॉलिक्यूल्स को हम देखना जाएं तो प्रोटीन्स में भी क्या आ जाएंगे? एमिनो एसिड्स. मल्टीपल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स मिल के, जुड़ के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का भी फॉर्मेशन होता है. उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स मिलके डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये और ज़्यादा डीप और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर समझने की कोशिश करें तो बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. बट हमारा आज का फोकस रहेगा सेल्स पे. हम सेल्स के बारे में देखेंगे, सेल के टाइप्स देखेंगे, सेल के प्रॉपर्टीज देखेंगे और सेल की कॉम्पोजिशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सेल क्या होता है? Cell is defined as the smallest and basic unit of life that is responsible for all the life's processes. ऐसा क्यों बोला इन्होंने? स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट क्यों है? क्योंकि सेल ही है जहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है. एक सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होता है. स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही सेल होता है, देन वो डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाता है. देन टिश्यूज बनाते हैं, देन टिश्यूज से फिर ऑर्गन सिस्टम, देन पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है. सबसे बेसिक फेज में सेल ही प्रेजेंट रहता है. दैट्स व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट एंड येट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सेल की पोजिशनिंग और सेल के अपीयरेंस के बेसिस पे एक ऑर्गन का या पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वो डिफाइन होता है. और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं या कोई भी पाथवे चलता है, वो सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसेस सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं. दैट्स व्हाई सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसके साथ ही सेल्स हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स.
वो भी इंडिपेंडेंटली, बिना किसी हेल्प के इंडिपेंडेंटली ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपना नंबर बढ़ा सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. अब देख लेते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में. 2 साइंटिस्ट आए थे. सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक. इन्होंने सबसे पहले जो टर्म है सेल का, सेल टर्म को इन्होंने ही यूज किया था और सबसे पहले इन्होंने सेल को देखा था. बट जिस सेल को इन्होंने देखा था वो एक डेड सेल था. देन उनके बाद आए साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek. इन्होंने, ये वो साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले लिविंग सेल को, ह्यूमन सेल को माइक्रोस्कोप में देखा था इन्होंने. सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने सेल को डिस्कवर किया था या देखा था, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक. बट अगर पूछा जाएगा कि कौन से साइंटिस्ट ने लिविंग सेल को देखा था, तो आप किसका नाम बताओगे? यस, यू नो द आंसर. गुड. नाउ सेल थियरी के बारे में देखते हैं. इसके बाद फिर डिस्कवरीज चलती रही. कुछ और साइंटिस्ट आए जिनमें से 3 साइंटिस्ट पर्टिकुलरली थे, क्लीडेन स्वान और रडोल्फ वर्चो. ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेजर पॉइंट्स या प्रिंसिपल्स बताए सेल के बारे में. और ये चीज़ें हमेशा सेल में होती ही हैं, एक तरह का लॉ है जो हर सेल फॉलो करता है. सो इसको इन्होंने नाम दिया सेल थियरी. इस थियरी में 3 पॉइंट्स इन्होंने ऐड किए. सबसे पहला है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल्स. ये हमने अभी देखा और समझा भी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी शुरुआत ही होती है सेल्यूलर लेवल से. एक सेल से ही वो लाइफ या ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होता है. सो चाहे एक सेल हो या फिर मल्टीपल सेल्स हो, ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सेकेंड पॉइंट इज द सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ये पॉइंट अभी हमने समझा ऊपर की स्लाइड में. नाउ द थर्ड पॉइंट इज cells can arise only by division from a pre-existing cell. अब जो फ्यूचर के सेल्स आएंगे या बनेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनना स्टार्ट करते हैं. मतलब जो प्रेजेंट में सेल्स प्रेजेंट है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, वो खुद को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके फ्यूचर के सेल्स बनाते हैं. दैट्स व्हाई दे अराइज by division from pre-existing cells. ये कुछ इमेज मैंने ऐड किया है ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि आप समझ सको कि सेल कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, किस तरह से उनका अपीयरेंस होता है. एक रफ आइडिया आपका डेवलप हो जाएगा इससे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया हमारा आरबीसी के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी का ये इमेज इन्होंने दिखाया है. ये हो गया न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स कुछ इस तरह दिखते हैं. ये हो गया मसल सेल्स. सो इसको आप देख के थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल. सेल के कितने टाइप्स हो सकते हैं? मेजरली 2 क्लासेस में सेल्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं, या प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बेसिस पे 2 मेजर क्लासेस हैं. सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इनके पास दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी इनके पास नहीं रहता. ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये एक बैक्टीरियल सेल का इमेज यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे इनके पास डीएनए कंटेंट तो है, लेकिन वो कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे ही स्प्रेड या फैला हुआ रहता है वो. इसके साथ ही इनके जो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी दे ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन्स. उनके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता. दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. सो इमेज से आप समझ सकते हो कि एग्जाम्पल में बैक्टीरिया तो आएगा ही. दूसरा एग्जाम्पल हो गया आर्किया. अब सेकेंड क्लास ऑफ सेल क्या हो जाता है, उसका नाम है यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स के पास सब कुछ प्रॉपर और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट होता है. इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, जो कि को सेल के बाकी एनवायरनमेंट से सेपरेट करके अपने अंदर स्टोर करके रखता है.
इसके साथ ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होंगे और ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स और मोर ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स सिंपलर और स्मॉलर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो गया प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड फंगी। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये काफ़ी इनके सारी, चाहे न्यूक्लियस हो या बाकी सेल ऑर्गेनेलीज हो, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बन के ये प्रेजेंट रहते हैं। सो अब तक हमने टोटल क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने सेल्यूलर लेवल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, देन हमने किस लेवल पे जाके सेल मिलेगा वो देखा, एंड देन इन पर्टिकुलर हमारा फोकस गया सेल्स के ऊपर कि सेल्स क्या होती हैं, किसने इसे डिस्कवर किया था, किसने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल थियरी में क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए गए थे। देन अब हमारा मेन फोकस रहेगा टाइप्स में भी, यूकैरियोटिक सेल्स में, और इन पर्टिकुलर एनिमल सेल्स पे हमारा सारा फोकस रहेगा। हम एनिमल सेल को समझने की कोशिश करेंगे। अब लेट्स से, जैसे कि हमने अभी ऊपर की स्लाइड में देखा था, पिछले स्लाइड में देखा था कि इमेजेस में सेल कैसा दिखते हैं, बट उन सारे इमेजेस में हमने नोटिस किया कि वो एक मास ऑफ सेल या टिश्यू के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। बट लेट्स से कि हमें कोई एक ही सेल के बारे में स्टडी करनी है कि सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेल का कंपोजिशन क्या है, सेल के इंटीरियर में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड ये सारी स्टडीज़ करने के लिए बहुत तरह के अलग अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जो लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी के लिए हम समझते हैं कि जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये एक मास ऑफ सेल है। हमने यहाँ से एक सेल को आइसोलेट किया एंड देन उसको बीच से डाइसेक्ट किया या कट किया। अब हमें देखना है, हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तब ये कुछ ऐसा दिखता होगा। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं सेल के अंदर? काफ़ी तरह के सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिनमें से कुछ या सारी का हर एक ऑर्गेनेली का नाम यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है और आप डायग्राम में भी देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले इसके पास एक न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। इसके साथ ही इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स और साइटोस्केलेटन। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, इन्हें हम ऑल टुगेदर क्या कहते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज। और इनका अलग अलग प्रॉपर फंक्शन होता है हमारे हर एक प्रोसेस या बॉडी के पाथवेज में। इसे अगर और क्लियरली आप समझने की कोशिश करोगे तो आप इस एनिमेशन से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो और विजुअलाइज भी कर सकते हो। सो आप इस एनिमेशन को देखो, कितने अच्छे से इन्होंने दिखाया है कि सेल के अंदर की चीज़ें किस तरह से ऑर्गेनाइज रहती हैं, किस तरह का उसका एनवायरनमेंट होता है। इससे आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हो और आपका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी हद तक क्लियर हो सकता है। सो आई होप कि आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सेल से रिलेटेड। आप चीज़ों को समझने की कोशिश किए होंगे और इसके बाद से इसके आगे की जो भी वीडियोस आएंगे, हम हर एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जहाँ जहाँ पे जो भी टेक्निक्स की ज़रूरत होंगी, हम उन टेक्निक्स के बारे में भी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके कुछ काम आया होगा। सो आगे की वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस के साथ जुड़ने के लिए स्टे कनेक्टेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।